अंशों एवं ऋणपत्रों के अंतर, अंशों एवं ऋणपत्रों में अंतर, शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिफरेंस। अंश पूंजी के एक भाग है, ये किसी अंशधारी की कंपनी में हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ऋणपत्र कंपनी को दिए गए ऋण का प्रतीक है। अंश स्वामियों के द्वारा लगाई गई पूंजी है, जबकि ऋणपत्र कंपनी की ऋण पूंजी है। प्रत्येक पूंजी वाली कंपनी के लिए अंश निर्मित करना अनिवार्य होता है, जबकि किसी भी कंपनी के लिए ऋणपत्र निर्मित करना अनिवार्य नहीं होता है। अंश का धारक कंपनी का स्वामी होता है, जबकि ऋणपत्र का धारक कंपनी का ऋणदाता होता है। अंशों के धारक को प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है, ऋणपत्र के धारक को प्रतिफल स्वरूप ब्याज प्राप्त होता है। अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि ऋणधारी कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में भाग नहीं ले सकते हैं। और समतांशों की राशि कंपनी के जीवन काल में कभी भी वापस नहीं की जाती है। कंपनी के समापन दशा में भी संभव है पूर्वाधिकार अंशों का कभी भी शोधन किया जा सकता है, किंतु ऋणधारियों को एक निश्चित अवधि के बाद उसका धन लौटा दिया जाता है। अंशों को प्रीमियम पर निर्मित किया जा सकता है, जबकि ऋणपत्र प्रीमियम पर निर्मित नहीं किए जाते, बल्कि उनका प्रीमियम पर शोधन अवश्य किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन से पूंजी ढांचा स्थिर रहता है, जबकि ऋणपत्रों के निर्गमन से पूंजी ढांचा घटता बढ़ता रहता है। अंशों पर आय की अनिश्चितता ही बनी रहती है, लाभ नहीं होने पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि ऋणपत्रों पर निश्चित अवधि के बाद ब्याज देय होता है, अतः आय की निश्चितता बनी रहती है। अंशों में धन विनियोग करने पर जोखिम अधिक होती है, और जबकि ऋणपत्रों के विनियोग की दशा में जोखिम बहुत कम होती है। अंशों के कारण विनियोजन की पूंजी में अभिवृद्धि होती है, और अभिवृद्धि अधिक तीव्र गति से भी होता है, जबकि ऋणपत्र दशा में पूंजी की अभिवृद्धि सामान्य गति से ही होती है। कंपनी बोनस अंश जारी कर सकती है, जबकि कंपनी बोनस ऋणपत्र जारी नहीं कर सकती है। अंशों के निर्गमन की दशा में बहुत कम औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जबकि ऋणपत्रों के निर्गमन की दशा में अनेक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार ये अंश और ऋणपत्र पूंजी में अंतर थे। अब है चौथा स्रोत आय वित्त का, अर्जित आय का पुनः विनियोग, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अर्जित आय का पुनः विनियोग। व्यवसाय संस्थाएं अपने समस्त लाभों को अपने स्वामियों में वितरित नहीं करती है, बल्कि अपने लाभों का एक भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संचय करके रख लेती है। संचित लाभ को कंपनी अपनी पूंजी के रूप में प्रयोग कर लेती है, उसी अर्जित आय का पुनः विनियोग कहते हैं। इसी रोकी गई आय का विनियोग भी कहते हैं। इस प्रकार की पूंजी प्राप्ति का एक आंतरिक साधन है। अर्जित लाभों का पुनः विनियोग तभी संभव है जबकि उस संस्था में लाभ हो। यदि किसी संस्था के लाभ हो ही नहीं या बहुत ही कम लाभ हो तो आय का पुनः विनियोग संभव नहीं हो पाता है। संस्था के लाभांश की नीति भी लाभों के पुनः विनियोग को प्रभावित करती है। यदि अधिक लाभों का वितरण कर दिया जाए तो पुनः विनियोजन संभव नहीं हो पाता है। सरकारी कर नीति व अन्य नीतियां भी पुनः विनियोजन की नीति को प्रभावित करती है। यदि कर बहुत लगते हैं तो बचत बहुत कम होगी और पुनः विनियोजन के लिए बहुत कम लाभ प्राप्त होंगे। लाभ। अर्जित आय के पुनः विनियोग से निम्न लाभ होते हैं। इस साधन से पूंजी प्राप्त करने पर संस्था को बाह्य स्रोतों से पूंजी मांगनी नहीं पड़ती है। संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहती है। संस्था की मंदी काल में भी सुरक्षा हो जाती है और कम लाभ की दशा में लाभांश दिए जा सकते हैं और विस्तार में आधुनिकीकरण करना सरल हो जाता है और संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। देश में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है। संस्था की बाजार में ख्याति बढ़ती है। अंशधारियों या अन्य विनियोजकों के लिए विनियोग की सुरक्षा बनी रहती है। संस्था के प्रबंध में भाग्य का सेप नहीं रहता है। दोष। अर्जित आय का पुनर्विनियोग के दोष। पहला, ये संस्थाएं बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करने में सफल हो जाती है। संचालक कंपनियों के संचित लाभों का दुरुपयोग कर सकते हैं। अति पूंजी का भय बना रहता है। वर्तमान अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश नहीं मिल पाता है तो वे असंतुष्ट होते हैं और अंशों के सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है और कंपनी की पूंजी का दुरुपयोग भी होता है। अब पांचवा स्रोत, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 12 तथा राज्य स्तर पर 46 संस्थाएं कार्यरत है। इनमें भारतीय औद्योगिक निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक साख विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, राज्य उद्योग विकास निगम आदि प्रमुख संस्थाएं हैं।
इनके द्वारा उद्योगों को प्रति सहायता का दी जाती है। अब है लीज या पट्टे पर वित्त। लीज फाइनेंस ये वित्त प्राप्त करने की ऐसी विधि है जिसमें वित्त नगद रूप से प्राप्त नहीं होता है बल्कि मशीन, उपकरण या अन्य पूंजी संपत्ति रूप में प्राप्त होती है। इस विधि के अनुसार जब कभी किसी संस्था को किसी भी पूंजी संपत्ति की आवश्यकता होती है तो वह लीजिंग कंपनी संपर्क स्थापित करती है। लीजिंग कंपनी बाजार में वही संपत्तियां क्रय करके संस्था को निश्चित अवधि तक उपयोग के लिए दे देती है। इसके बदले वह संस्था लीजिंग कंपनी को उस अवधि में किराया चुकाती रहती है। इस विधि से वित्त व्यवस्था करने की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। इस विधि में संपत्ति पर पूरा स्वामित्व लीजिंग कंपनी का ही होता है। पट्टाधारी संस्था केवल उस संपत्ति के उपयोग का अधिकार रखती है और इस हेतु पट्टाधारी संस्था को किराया चुकाना होता है और पट्टे का अनुबंध एक निश्चित अवधि का ही होता है जिसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है। लाभ लीज कंपनियों द्वारा वित्त व्यवस्था करने पर निम्न लाभ होते हैं। वित्त की समस्या का सरल एवं आसान समाधान है। इसमें संपत्ति के मूल्यों के 100% वित्त की व्यवस्था की जा सकती है, अतः मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आय होने पर भुगतान करना पड़ता है, अतः सुविधा होती है। इसे संस्था की पूंजी को अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। पट्टे पर चुकाया गया किराया खर्च माना जाता है, अतः करों में बचत होती है। कंपनी को अपनी बजट बनाने में सुविधा होती है क्योंकि पट्टे का किराया पहले ही निर्धारित होता है। पट्टे वित्त प्राप्त करने से बहुत कम औपचारिकताओं का पालन करना होता है। ऋण प्राप्त करके संपत्ति क्रय करने से बहुत लंबी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। पट्टे पर संपत्ति देने वाली कंपनियों का संस्था के प्रबंध में हस्तक्षेप भी नहीं रहता है। ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का हस्तक्षेप हो सकता है। वो वित्तीय संस्थाएं ऋणों को अंश पूंजी में बदलने की भी शक्ति रखती है, किंतु पट्टे पर वित्त व्यवस्था करने पर ऐसी शर्तें नहीं होती है। पट्टे वित्त प्राप्त करने से संस्था की उधार लेने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पट्टे पर प्राप्त संपत्ति के अपचित होने पर या उसकी तकनीक में परिवर्तन होने पर जोखिम भी पट्टाधारी संस्था पर नहीं होती है। पट्टे की किराया राशि एक निश्चित अवधि तक समान बनी रहती है। इस पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता है। दोष पट्टे पर वित्त व्यवस्था के कुछ दोष है जो प्रमुख इस प्रकार है। पहला, पट्टे किराए की दर प्राय ऊंची होती है, अतः व्यवस्था महंगी पड़ती है। पूंजी संरचना संपूर्ण परियोजना की लागत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यदि पट्टे पर संपत्ति प्राप्त की जाती है तो संस्था की पूंजी अपर्याप्त रह सकती है। पट्टे पर संपत्ति उपलब्ध करने वाली संस्था को संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी हो जाती है, अतः व्यवसाय की गोपनीयता पर प्रभाव पड़ता है। पट्टे का अनुबंध निश्चित अवधि का होता है, अतः मशीनें इसमें पहले ही अप्रचलित हो जाती है तो भारी हानि उठानी पड़ जाती है। पट्टे पर प्राप्त मशीनों की मरम्मत रखरखाव पट्टे वाली कंपनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब सातवां, अन्य स्रोत अदर सोर्सेज। दीर्घकालीन पूंजी के कुछ अन्य स्रोत भी है जो सामान्यतः सभी व्यवसाय संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, किंतु कुछ ही संस्थाओं को अपनी स्थिति के कारण इन स्रोतों से वित्त प्राप्त हो जाता है। इन स्रोतों में हम सर्वप्रथम विदेशों से प्राप्त ऋण में सहयोग को ले सकते हैं। ये सहायता कई राज्य के निजी क्षेत्र के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, फोर्ड फाउंडेशन तथा रॉकफेलर फाउंडेशन के माध्यम से प्राप्त हुई है। द्वितीय स्रोत में हम केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को गिनते हैं। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस्पात, तेल शोधन, भारी मशीनें निर्माण, जहाजरानी आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को साकार को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। और भारत में अनेक विनियोग ट्रस्ट का कार्यरत है। ये ट्रस्ट कंपनियों की भारी मात्रा में अंश पूंजी खरीद लेते हैं तथा कंपनियों पर प्रबंध के अधिकार स्थापित कर लेते हैं। भारत में विद्यमान सभी बड़ी पूंजीपति समूह टाटा, बिरला, डालमिया, जेके आदि ने अपने विनियोग ट्रस्ट स्थापित कर रखे हैं, जिनके माध्यम से नई कंपनियों के अंश खरीद लेते हैं तथा उस कंपनी में प्रबंध नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यहाँ कई बार ट्रस्ट ही कंपनियों के प्रवर्तक का कार्य करते हैं और प्रवर्तक पूंजी के रूप में भारी संख्या में अंश खरीद लेते हैं। अब देश में सहयोग निधियां की भी स्थापना होने लगी। म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि, आईडीआई बैंक है, आईएफसीआई बैंक है आदि ने अनेक सहयोग निधियों की स्थापना की है। ये निधियां जनता की बचतों को एकत्रित कर उन्हें व्यवसाय के प्रत्यक्ष में परोक्ष रूप से निवेश करना व्यवसाय वित्त उपलब्ध कर रही है। अब है अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी के स्रोत, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल।
उद्योग के सफल संचालन के लिए स्थायी पूंजी का होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उस पूंजी की अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है, वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अल्पकालीन पूंजी प्राप्ति का नए स्रोत है। कुछ स्रोतों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। पहला है सार्वजनिक निक्षेप या जमाएं, पब्लिक डिपोजिट्स। सार्वजनिक निक्षेप व्यावसायिक वित्तीय साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में साधन से वित्त प्राप्त करने का विशेष प्रचलन होने का प्रमुख कारण बैंकिंग सुविधाओं का अभाव ही रहा है। जो जो जनता का उद्योग प्रति विश्वास बढ़ने लगा है, त्यों त्यों इन स्रोतों का महत्व भी बढ़ता गया है। आज भारत में ये स्रोत बहुत अधिक पूंजी प्रदान कर रहा है। इसके बढ़ते हुए महत्व के कारण ही केंद्र सरकार ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 में जोड़कर कंपनियों को सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार में छूट प्रदान की गई है। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार कंपनी असेंबलीज ऑफ डिपोजिट रूल्स 1965 जारी किए थे। इन नियमों के अंतर्गत कंपनी अपने शुद्ध कोषों अर्थात चुकता पूंजी तथा शुद्ध संचय के 35% के बराबर जनता जमाएं आमंत्रित कर सकती है। ये जमाएं 6 माह से 36 माह की अवधि की हो सकती है। इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई, सजा अथवा अर्थदंड अथवा दोनों ही दंडों का प्रावधान है। कंपनियों के अतिरिक्त एकांकी व्यापारी तथा साझेदार संस्था भी सार्वजनिक जमाएं स्वीकार कर सकती है, किंतु रिजर्व बैंक अधिनियम की 1997 में संशोधन करके इनकी जमाएं करने के अधिकार को सीमित कर दिया है। इस संशोधन के बाद एकांकी व्यापारी साझेदार संस्थाएं केवल अपने संबंधियों से ही व्यवसाय उद्देश्यों के लिए जमाएं स्वीकार कर सकती है। रिजर्व बैंक ने 22 संबंधियों की सूची दी है जिनसे कोई इकाई व्यापारी या साझेदार व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए जमाएं स्वीकार कर सकता है। कोई भी एकांकी व्यक्ति साझेदार केवल निजी कार्यों के लिए ही सामान्य जमाएं स्वीकार कर सकता है। बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 वर्ष तक कार्रवाई, सजा अथवा जमा राशि के दोगुने या 2000 रुपये जो भी अधिक हो का दंड अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। सार्वजनिक निक्षेप इसके महत्व के क्यों हो गए हैं? सार्वजनिक निक्षेप इतने महत्व के क्यों हो गए हैं, इसका एक प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा कि पिछले वर्षों में प्राय छोटी तथा बड़ी सभी संस्थाएं जो निक्षेप के द्वारा व्यवसाय वित्त प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, परंतु समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़े सार्वजनिक जमाओं की लोकप्रियता की संकेत मात्र है, जिनके आधार पर भारत में सार्वजनिक जमाओं के प्रचलित होने के प्रमुख कारण रहे हैं। पहला, रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण क्रियाएं। रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण क्रियाओं के अपनाने में बैंक से व्यापारियों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो गई है, अतः व्यवसायिक संस्थाओं ने इस हेतु को अपनाना शुरू कर दिया है। बैंक में ऊंची ब्याज दर। बैंक दर बहुत ऊंची हो जाने से बैंक को धन प्राप्त करना व्यवसायों को महंगा पड़ने लगा और वे सार्वजनिक से प्राप्त करने लगे हैं। अतिरिक्त धन की आवश्यकता। कई संस्थाओं को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हुई है और अधिक बैंक द्वारा जारी की गई अधिविकर्ष की सीमा, ओवरड्राफ्ट की सीमा भी तक ऋण लेने के बावजूद उन्हें धन की कमी महसूस हुई है, तथा जन निक्षेपों ने से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सोची। एकाधिकार संस्थाएं। बैंकों ने उन संस्थाओं को ऋण देना बंद कर दिया था जिन्हें बैंकों तथा सरकार ने एकाधिकारी संस्थाओं के रूप में समझा, अतः उन्होंने भी इस स्रोत से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया। वित्तीय संस्थाओं की नीति। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं ने अपनी रणनीति परिवर्तित की और उन्होंने भी अपने प्राथमिकता क्रम में आने वाले उद्योगों को ही ऋण दिया। बैंकों से महंगा ऋण। बैंकों से ऋण प्राप्त करना व्यवसायिक संस्थाओं को भी महंगा पड़ता है, क्योंकि उन्हें समय समय पर कई विवरण बैंकों को भेजने पड़ते हैं तथा स्टाम्प ड्यूटी के अंतर्गत भी काफ़ी खर्च हो जाता है, अतः इनसे ऋण प्राप्त करना भी महंगा पड़ता है, जबकि जन निक्षेप से ऋण प्राप्त करने में इतना अधिक खर्च नहीं होता है। अत्यधिक समय। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, ऐसे में अत्यधिक समय लगता है। जनता की रुचि। सार्वजनिक निक्षेप में विनियोजक जनता की रुचि भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त इसके अनेक कारण हैं। केंद्र सरकार के नियमों ने भी जनता को सार्वजनिक निक्षेपों के प्रति आकर्षित किया है। इन नियमों के अनुसार यदि कंपनियां यथासमय धन का पुनर्भुगतान नहीं करती है तो उनके संचालकों को भारी आर्थिक दंड एवं कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। जनता की रुचि का एक कारण ये भी है कि इनमें बैंकों की तुलना में ऊंची दर से ब्याज मिलता है, अतः जनता थोड़ी जोखिम उठाकर भी कंपनियों को धन जमा करना अधिक लाभप्रद समझती है। निक्षेपों के लाभ, एडवांटेज। सार्वजनिक निक्षेपों से वित्त प्राप्त करने के निम्न लाभ है। इस साधन से पूंजी प्राप्त करना अत्यंत सरल है। यह साधन मितव्ययी भी है। संस्था पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अधिक ऋण प्राप्त करना संभव है। पूंजी संस्था में लोच बनी रहती है। ब्याज की दर भी कम ही रहती है। और विनियोजक भी आसानी से धन प्राप्त कर सकते हैं और बैंक ऋण की तुलना में अधिक लंबी अवधि का ऋण प्राप्त हो जाता है। और निक्षेप से हानियाँ। यद्यपि सार्वजनिक निक्षेप की बहुत अधिक उपयोगिता है, किंतु इससे कुछ हानियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। उनका ध्यान रखकर ही लोग निक्षेपों का उपयोग करना चाहिए।
लोक निक्षेपों की प्रमुख हानियां इस प्रकार है। पहली, अच्छे समय का साथी। लोक निक्षेप अस्थायी और मौसमी मित्र होते हैं। इनकी सहायता से दीर्घकालीन योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा सकती है। लोक निक्षेप की राशि कभी भी वापस मांगी जा सकती है। विशेषकर संकट काल में इनसे कोई सहायता नहीं मिल पाती है। सट्टे को प्रोत्साहन। कंपनियों को आवश्यकता से अधिक निक्षेप प्राप्त हो जाने पर उन पर ब्याज देना पड़ता है, अतः धन कमाने के लिए उन निक्षेपों प्राप्त धन को सट्टे के व्यापार में लगाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो सभी के लिए हानिकारक है। विनियोग बाजार के विकास में रुकावट। सर विशिल पी ब्लैकेंट के अनुसार लोक निक्षेपों पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण अच्छी औद्योगिक प्रतिभूतियां जैसे अंश पत्रों, ऋण पत्रों का प्रचलन कम हो जाता है। इससे विनियोग बाजार काफी संकुचित हो जाता है। नई संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। ये नई खुलने वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राय नई संस्थाओं को साधन पूंजी प्रदान नहीं कर सकता है। उन संस्थाओं के लिए भी साधन अनुपयुक्त है जिनकी आय प्राय अस्थिर रहती है। विनियोजकों को विनियोग की तरलता का लाभ भी नहीं मिल पाता है और इन विनियोजकों का धन तकनीकी दृष्टि से असुरक्षित ही रहता है। इन कमियों में दोषों के उपरांत भी सावधि निक्षेप अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रचलित वित्तीय स्रोत है, जिन्हें कंपनियां अधिकाधिक रूप से अपना रही है तथा जनता को भी अपना धन उधारता जमा करवा रही है। यदि स्रोत को भविष्य में भी अधिक महत्व बनाए रखना है तो जमा बीमा को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा स्रोत है व्यापारिक ऋण या साख। ट्रेड क्रेडिट। व्यापारिक ऋण या साख वे ऋण है जो व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यवसाय संस्था को माल के बिक्री के दौरान प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापारिक ऋण कोई नगद में प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि माल का भुगतान कुछ दिनों बाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार विक्रेता से क्रेता को कुछ दिनों के माल के उधार करने की सुविधा मिल जाती है। व्यापारिक ऋण सामान्यतः 15 दिन से लेकर 6 माह तक की अवधि के लिए हो सकते हैं। जिस व्यवसाय संस्था की ख्याति जितनी अधिक होती है उस संस्था को उतनी अधिक राशि तथा अवधि के लिए व्यावसायिक ऋण या साख प्राप्त हो सकती है। व्यापारिक ऋण के प्रकार। व्यापारिक ऋण कई प्रकार के हो सकते हैं। उनके कुछ तरीके निम्न प्रकार है। चालू उधार खाता। व्यावसायिक संस्थाओं में कुछ स्थायी ग्राहक होते हैं, वे निरंतर माल क्रय करते रहते हैं। इस दशा में उनके खाते में एक निश्चित राशि का माल उधार बेचने शर्त हो सकती है। इससे उधार बेचे गए माल के भुगतान की भी एक निश्चित अवधि तय की जाती है। इस आधार पर क्रेता माल खरीदता है और भुगतान तिथि पर माल के मूल्य का भुगतान कर देता है। इस प्रकार खाता निरंतर चलता रहता है। इस खाते में उधार की राशि की सीमा का निर्धारण क्रेता की आर्थिक स्थिति में भुगतान प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे खातों पर सामान्यतः कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। विनिमय विपत्र। कई बार विक्रेता व्यापारी माल बेचते समय ही माल के भुगतान के लिए विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता है तथा क्रेता उसे स्वीकार कर लेता है। इस विपत्र को देय तिथि पर क्रेता को उसे प्रस्तुत कर देता है। क्रेता उसका भुगतान कर देता है। इसी विपत्रों का चलन आजकल बढ़ रहा है। इसका कारण यह कि विक्रेता इन विपत्रों को बैंक से बुना लेता है और स्वयं भी अपने लिए पूर्ण धन प्राप्त कर सकता है। प्रतिज्ञा पत्र। कई व्यापारी माल खरीदने के साथ ही माल के मूल्य के भुगतान की तिथि का एक प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट लिख देते हैं। इसमें लिखी तिथि पर विक्रेता क्रेता से धन की मांग कर लेता है तथा क्रेता भुगतान कर देता है। किंतु व्यवसाय में प्रतिज्ञा पत्र का उपयोग तभी किया जाता है जबकि विक्रेता को क्रेता पर अधिक विश्वास नहीं हो। हुंडियाँ। व्यापारी कई बार माल क्रय करने के साथ ही हुंडी लिख देते हैं। हुंडी में उल्लिखित तिथि को विक्रेता को भुगतान हो जाता है। अदत्त खर्चे। कुछ खर्चे जिनके देय होने के बहुत दिनों बाद तक भुगतान करना पड़ता है, वे भी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए बिक्री कर, आयकर की राशि, बिजली पानी की बिलों की राशि, गाड़ियाँ कारखाने का किराया, टेलीफोन बिल की राशि आदि सभी अल्पकालीन वित्त की पूर्ति कर सकते हैं। व्यापारिक ऋणों के लाभ। व्यापारिक ऋणों के निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें कोई विशेष कानूनी और औपचारिकताओं पूरा नहीं करना पड़ता है। इसमें सुविधाजनक थोड़ा थोड़ा भुगतान भी किया जा सकता है। किसी संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। ये वित्त प्राप्ति का मितव्ययी तरीका है। इसमें ब्याज नहीं लगता है। साथ ही अन्य कानूनी औपचारिकताओं में भी अनावश्यक धन खर्च नहीं होता है। ग्राहकों में पूर्तिकर्ताओं में स्थायी संपर्क बन जाता है। और व्यापारिक ऋण पत्रों के दोष। इस स्रोत से वित्त प्राप्त करने की कुछ सीमाएं तथा कुछ दोष भी है। वे निम्न है। पहला, सामान्यतः उधार पर बेचे गए माल का मूल्य अधिक होता है। माल के चयन का पूरा अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जहाँ माल पसंद है वहाँ से उधार करने की सुविधा मिले आवश्यक नहीं है। नई संस्थाओं को व्यापारिक ऋण प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि स्वयं उस माल का भुगतान समय पर न हो पाए तो व्यापारिक प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार ये अल्पकालीन वित्त के स्रोत दो जिनका आपने अध्ययन किया। अब है कल अपन अल्पकालीन स्रोत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।